सुबह सुबह मेरा 3 कमरों वाला घर कचरे का ढेर दिखता है। अजय को ऑफिस, बेटे को स्कूल और दोनों बेटियों को कॉलेज जाने की हड़बड़ी रहती है। इसीलिए वे सारे सामान को जैसे तैसे फेंक कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैं घर की साफ सफाई करती हूँ। रात में खाई मूंगफली के छिलकों को उठाकर कचरे के डिब्बे में डालने जा रही थी कि मेरा फोन बज उठा। सुबह सुबह घर के इतने सारे काम, ऊपर से ये फोन। कंपनी वाले लेटेस्ट गानों की सुविधाओं के साथ फोन कर करके परेशान कर देते हैं। मैंने थोड़े गुस्से से फोन पर नजर डाली तो गुस्सा जले कपूर की तरह उड़ गया। फोन बड़ी ननद सुजाता का था। मन में थोड़ा डर समा गया कि क्या बात हो गई जो सुजाता दीदी ने इतनी सुबह फोन किया। वे ज्यादातर फोन दोपहर में करती हैं। हाँ प्रणाम दीदी, सब ठीक तो है? नहीं अनीता, कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैं घबरा गई कि कोई बुरी खबर ना सुनने को मिले, क्योंकि ज्यादातर दिल दहला लेने वाली खबरें सुबह ही पता लगती है। खैर सुजाता दीदी बताने लगी, देखो ना अनीता, स्नेहा की तबीयत खराब है। उसकी सहेली बता रही थी कि वह रात रात भर जगी रहती है। पूछने पर कहती है कि उसे नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। उसे कब से ऐसा हो रहा है? 2-3 महीनों से। दीदी सुबह पड़ी। अरे दीदी, आप रोती क्यों हैं? मैं हूँ ना, मैं आज उससे मिल लूंगी। कहकर मैंने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। अब तो वह कॉलेज चली गई होगी। आप चिंता ना कीजिए, शाम को उससे मिलकर मैं आपको फोन करूंगी। चाय नाश्ता किया आपने? नहीं। अभी तक आप भूखी हैं? जाइए नाश्ता कीजिए। मैं भी सारे काम करके नहाने जा रही हूँ, टेंशन ना लीजिए। कह मैंने फोन बंद कर दिया। घर के काम करने के साथ स्नेहा मेरे दिमाग में घूमने लगी। अच्छी भली लड़की को यह क्या हो गया? हमारे सभी रिश्तेदारों के बच्चों में वह सबसे तेज तर्रार है। पढ़ने लिखने खेल कूद सब में अव्वल। अभी वह इंजीनियरिंग के पहले वर्ष में है। हमेशा अपने बेटे और दोनों बेटियों को उससे कुछ सीख लेने की बात कहती हूँ, पर वे तीनों बहरे हो जाते हैं। मैं फालतू में उन पर हर महीने 8 से 10 हजार रुपए खर्च करती हूँ। दोपहर में चावल दाल बनाकर आलू की पूड़ियाँ और चने की सब्जी बनाई ताकि स्नेहा भी खा ले। उसे आलू की पूड़ियाँ बहुत पसंद है। हॉस्टल में ये सब कहाँ मिलता है? मैंने फोन करके उसे अपने आने का कारण नहीं बताया, एक तरह से उसे सरप्राइज देना था। घर बंद करके चाबी बगल वाली पड़ोसन सरिता को दे दी। अजय और बच्चों के पास फोन कर दिया। हॉस्टल शहर से 30 किलोमीटर दूर है। वहां जाने में 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। बस के भरने में घंटों लग जाते हैं। यही कारण था कि मैं स्नेहा से मिलने जल्दी नहीं जाती थी। करीब 4 बजे मैं हॉस्टल पहुंची। लड़कियां ट्यूशन के लिए जा रही थी। नमस्ते मामी जी, स्नेहा की सहेली निशा मुस्कुराई। खुश रहो बेटा, स्नेहा कहाँ है? अपने कमरे में। अच्छा, कहकर मैं वार्डन जया के कैबिन में चली गई। रजिस्टर में साइन कर सीढ़ियां चढ़ स्नेहा के कमरे में दाखिल हुई। देखा लाइट बंद थी। वह छत पर टकटकी लगाए पलंग पर लेटी थी। मैं दबे पांव पीछे से उसके पास गई और उसकी आंखों को अपने हाथों से ढक दिया। कौन है? वह हड़बड़ाई। पहचानो? अरे मामी जी आप। आवाज पहचान कर उसके सूखे होठों पर मुस्कान फैल गई। उसने लाइट जलाई। मैं पलंग पर बैठ गई। मेरे हाथों में उसके आंसू लग गए थे। रो रही थी क्या? नहीं तो। उसने आंखें पोंछ ली। मैंने उसे ध्यान से देखा। सूखे फूल की तरह मुरझा गई थी वह। आंखें लाल थी, बाल भी बिखरे थे। क्या हो गया है तुम्हें? बिल्कुल मरियल दिख रही हो। सुबह में दीदी मतलब तुम्हारी मम्मी का फोन आया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। तो मेरे पास चली आती या अपने घर चली जाती। डॉक्टर को दिखाया? क्या बोला? दवा ले रही हो? एक ही बार में मैंने सवालों की झड़ी लगा दी। अरे मामी मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना होइए। रुकिए, आपके लिए चाय लाती हूँ। स्नेहा अपने हल्के भूरे बालों को समेटते हुए पलंग से उतरने लगी। मैं चाय पीकर आई हूँ, कहीं मत जा। तुम्हारे लिए आलू की पूड़ियाँ लाई हूँ, खा लो। मैंने उसे लंच बॉक्स पकड़ाया, ये सोचकर कि अभी वह खा लेगी। जैसे पहले मेरे सामने ही निकाल कर खाती और मेरी तारीफ करती कि मामी जी आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। साथ में ये फरमाइश भी करती कि अगली बार गुजिया लाना। मैं भी उसकी फरमाइश पूरी करती, पर ये क्या, बाद में खा लूंगी कहकर उसने लंच बॉक्स बगल के स्टूल पर रख दिया। लंच बॉक्स रखते हुए एक किताब नीचे गिर गई। किताब के अंदर रखी दवा फर्श पर बिखर गई। मैंने उसे झट से उठा लिया।
यह तो नींद की दवा है, क्या तुम्हें नींद नहीं आती? मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वह नजरें नहीं मिला पाई। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बैठिए ना, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। तुम पियोगी? नहीं तो बस मेरे पास बैठो, मुझे जल्दी निकलना होगा। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कुछ खास नहीं। पता नहीं क्यों स्नेहा मुझसे नजरें मिलाकर बातें नहीं कर रही थी। मैं जब इससे पहले मिलने आती थी तो चहक कर मुझसे मिलती, एक दोस्त की तरह हॉस्टल और सहेलियों की हर छोटी बड़ी बातें मुझसे शेयर करती। शुरू से ही यह मेरे करीब रही है और मैं भी उसे इतना ही प्यार करती हूँ। पर पता नहीं क्यों आज का माहौल कुछ बदला बदला था। वह जवाब देकर चुप हो जाती, लगता कहीं खो गई है। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि हो ना हो ऐसी वैसी जरूर कोई बात है, पर इसके दिल की बात जानूं कैसे, समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसकी रूम पार्टनर निशा आ गई। मामी जी, इसे साथ ले जाइए, रात भर कमरे में टहलती रहती है। पूछने पर कहती है कि नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। मैंने ही इसे नींद की दवा खाने को कहा। ढंग से खाना नहीं खाती, पढ़ना लिखना भी पूरी तरह से ठप कर बैठी है। लग रहा है इसे लवेरिया हो गया है, कह निशा हंसी। चुप निशा, जो मुंह में आ रहा है बकती जा रही है। स्नेहा का चेहरा तमतमा गया। अरे मुझसे कहीं कम से कम मामी जी से उस लवर का नाम बता दे, ताकि इस लगन में ये तेरा बेड़ा पार करवा दे। हंसते हुए निशा बैडमिंटन लेकर बाहर निकल गई। मैं मुस्कुरा पड़ी। बेवकूफ कहीं की, स्नेहा भुनभुनाई। शायद यही बात हो। ये सोचकर मैंने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछा, कोई लड़का है तो बोलो, मैं दीदी से बात करूंगी। कोई नहीं है, उसने हाथ खींच लिए। मैंने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई। सच सच बता, आखिर बात क्या है? मैं तुम्हारी मामी हूँ। कोई बात तेरे दिल में घर कर गई है, इसीलिए तू नींद की गोलियां खाती है। बता क्या बात है? मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी हर बात अपने दिल में दफन कर लूंगी। तू मुझे दोस्त मानती है ना? बता मेरी बेटी, तूने कोई गलती की है जो आज तेरी ये हालत हो गई है? देख, कहने से दुख हल्का होता है, शायद मैं तेरी कुछ मदद करूं। बता ना, प्यार व्यार का चक्कर है या कोई हॉस्टल की प्रॉब्लम? मैं 15 मिनट तक यही दोहराती रही ताकि वह अपने दिल की बात बता दे। फिर भी स्नेहा कुछ नहीं बोली तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। जब तू मुझे कुछ बताएगी नहीं तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं तो मैं चली, कहकर मैं उठ गई। मामी, स्नेहा ने सिर उठाकर कहा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। आंसू देख मैं घबरा गई, मगर उसकी जबान खुलवाने के लिए बोली, मैं जा रही हूँ, कह फिर आगे बढ़ी। वो उठकर मुझसे लिपट गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता। लगा कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगी। मेरा दिमाग एक पल के लिए सन्न हो गया। हाथ पैर कांपने लगी कि इसने क्या कर दिया। मैंने सोचा था किसी लड़के से प्यार होगा, पर यहाँ तो मैं खुद अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मुझे स्नेहा पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसे काबू में कर उससे सारी सच्चाई जानना मैंने जरूरी समझा। उसे पलंग पर बिठा मैं खुद भी बैठ गई। वह फूट फूट कर रो रही थी। मैंने सोचा अगर मैं अभी इसे बुरा भला कहूंगी तो हो सके मेरे जाने के बाद ये कहीं गले में फंदा डाल फांसी पर ना लटक जाए या हॉस्टल की छत से ही कुछ कर ना बैठे। अतः मैंने उसे सारी बातें कोमलता से पूछी। स्नेहा ने बताया कि वह अक्सर हॉस्टल की बगल में राजीव स्टेशनरी में फोटोकॉपी कराने जाती थी। नोट्स या सर्टिफिकेट को हमेशा फोटोस्टेट कराने की जरूरत पड़ती थी रहती थी। हॉस्टल की सारी लड़कियां उसी शॉप पर जाती। स्टेशनरी और फोटोस्टेट के साथ साथ मेल, कुरियर, बूथ और स्टूडियो को मिलाकर 4-5 बिजनेस एक ही में थे। मालिक राजीव के घर में ही शॉप थी। उसने एक नौकर रखा था। राजीव की पत्नी सुधा भी शॉप देखती। रोज आते जाते सभी लड़कियों के साथ स्नेहा की भी दोस्ती सुधा और राजीव से हो गई थी। कभी कभी सुधा उसे चाय नाश्ता भी करा देती। उसके 5 और 7 साल के 2 बेटे थे, जिन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए वह एक अच्छा टीचर ढूंढ रही थी। सुधा ने निशा से बात की। पढ़ाई से शाम को जो भी 1-2 घंटे फुर्सत के मिलते थे, उन्हें निशा बच्चों को पढ़ाकर अपनी उछल कूद बंद नहीं करना चाहती थी। अतः उसने स्नेहा को राजी किया। उसे बच्चों को पढ़ाने का शौक था। वह पढ़ाने लगी। सुधा और राजीव से हंसी मजाक होता। बच्चों को पढ़ाने के कारण उसमें और इजाफा हुआ।
राजीव था तो 2 बच्चों का पिता, मगर वह बिल्कुल नौजवान और हैंडसम लगता था। स्नेहा भी 22-23 साल की यौवन की दहलीज पर खड़ी छरहरे बदन की खूबसूरत लड़की थी। स्नेहा जब बच्चों को पढ़ाती या राजीव ग्राहकों के बीच रहता, तो दोनों एक दूसरे को चोर निगाहों से देख लेते।